नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। नदियों का जल बंटवारा कई राज्यों के बीच विवाद का विषय है। इन विवादों में से कई केंद्र सरकार और कई सुप्रीम कोर्ट आए हैं। लेकिन इन विवादों की पेचीदगियां कह लें या फिर राजनीति, ज्यादातर विवादों में या तो फैसला नहीं हो पाता है या फिर फैसला लागू नहीं हो पाता है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, कई राज्य इन विवादों से जूझ रहे हैं। एक तरफ ये विवाद है और दूसरी तरफ भारत की बड़ी बड़ी नदियां, जिसमें गंगा, यमुना, महानदी, साबरमती और कितनी ही और छोटी नदियां अपने विलुप्त होने के संकट से जूझ रही हैं। कई नदियां लगभग लुप्त होने के कगार पर हैं। एक तरफ जल विवाद, दूसरी तरफ नदियों के लुप्त होने का खतरा। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज देश देशांतर में हमारे साथ हैं आर अय्यर, पूर्व जल संसाधन सचिव, पारितोष त्यागी, पूर्व चेयरमैन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हिमांशु ठक्कर, एक जाने माने नाम जल संसाधन से जुड़े मुद्दों पर। हिमांशु ठक्कर जी, आप ही से शुरुआत करना चाहेंगे बातचीत की। अभी तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी का बड़ा मुद्दा चल रहा है। उस पर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसका कुछ सॉल्यूशन निकल सके। एक तरफ ये विवाद है और एक तरफ है कि बड़ी बड़ी नदियां, चाहे गंगा, यमुना की बात करें, महानदी की बात करें, साबरमती की बात करें, या और ऐसी छोटी मोटी नदियां हैं जिनको उस तरह से नहीं जाना जाता है, लेकिन भारत के आम जनजीवन के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन पर एक तरह से लुप्त होने का संकट मंडराता हुआ नजर आता है। क्या कारण है कि एक तरफ ये इतने बड़े बड़े विवाद हैं, लेकिन प्राथमिकता पर होने चाहिए नदियों को बचाने का काम, वो नहीं है? कहाँ कमी है? सबसे पहले तो हमारे देश में कोई नीति नहीं है नदी के बारे में। नदी को बचाने के लिए, यानी एक ऐसा देश है जिसमें हर व्यक्ति नदी को पूजनीय मानता है। प्रार्थना में, हर त्योहार में हम नदी को याद करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक नदी को पूजनीय माना जाता है। उस देश में सरकार की दृष्टि में नदी के लिए कोई नीति नहीं है, नदी के लिए कोई वैल्यू नहीं है। नदी को माना जाता है एक पानी की पाइपलाइन, पानी का स्रोत, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक्चुअली नदी, अभी सीबीडी का कन्वेंशन हो रहा है हैदराबाद में, COP11 कल से शुरू हुआ जी। उसमें बायोडायवर्सिटी की बात होती है। उसमें जो नदी की, पानी की बायोडायवर्सिटी, वो नदी उसकी मदर है, उसका स्रोत है। लेकिन हमारे देश में जैसे बायोडायवर्सिटी हो तो उसके लिए भी नदी के लिए कोई महत्व नहीं है। नदी इतने लोगों को पानी देती है, इतनी सर्विसेज देती है, लेकिन आप कोई भी योजना बनाए तो नदी के लिए क्या वैल्यू है, उसकी सोशल वैल्यूज क्या है, सर्विसेज क्या है, इकोनॉमिक सर्विसेज क्या है, एनवायरमेंटल सर्विसेज क्या है, कल्चरल सर्विसेज क्या है, कोई वैल्यू नहीं है। आप डैम बनाएंगे, नदी को खत्म कर रहे हैं। कोई भी डैम बनाएगा तो नदी जब खत्म होती है तो आप अब उसकी वैल्यू, जो भी सर्विसेज दे रही है, उसको खत्म कर देते हैं। तो उसको कॉस्ट बेनिफिट में लिया नहीं जाता है। नदी को माना जाता है डंपिंग ग्राउंड जी। तो एक तरफ तो बांधों से सबसे बड़ा खतरा है, दूसरा खतरा है डंपिंग ग्राउंड माना जाता है कि पोल्यूशन हो तो नदी में फेंक दो, किसी को पता नहीं चलेगा। तीसरी बात है कि एनक्रोचमेंट। मैं आता हूं आपके पास। आपने प्रदूषण की बात उठाई। पारितोष त्यागी जी, गंगा जैसी नदी जिसको बहुत पवित्र नदियों में माना जाता है, यमुना जिसको आप कहिए कि आम जनजीवन के अलावा धार्मिक आस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं ये नदियां, लेकिन गंगा में भी जो प्रदूषण का स्तर है या यमुना में भी जो प्रदूषण का स्तर है, उनका जो बड़ा स्ट्रेच है, उसको कहते हैं कि वो स्नान करने के काबिल भी नहीं है, उसमें नहाया तक नहीं जा सकता। उस जल को ग्रहण करने की तो आप बात भूल जाइए। क्या कारण है कि लगातार गंगा और यमुना की सफाई अभियान की बात चलती है, काफ़ी पैसा भी इस पर इन्वेस्ट किया गया है, लेकिन अभी तक वो काम पूरा नहीं हो पाया है? और इसके अलावा जो और नदियां हैं भारत की, वो भी प्रदूषण एक बड़ा कारण है। हिमांशु ठक्कर जी और कई कारण गिनवाना चाहते थे, उसमें कई और कारण है। एनक्रोचमेंट उसमें एक बड़ा कारण है, वो बताने की कोशिश शायद कर रहे थे। लेकिन जो प्रदूषण से निपटने का जहां तक सवाल है, क्या कारण है कि उसमें अभी तक कामयाबी नहीं मिली है? आप सिर्फ गंगा एक्शन प्लान के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो बात दूसरी है जी। पर अगर आप इसके पूरे समग्र रूप में जानना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि दो बातें हैं। पहला तो ये है कि जब नदी के बारे में कोई भी कार्यक्रम पानी के उपयोग के बारे में बनता है तो सिर्फ उसके पानी की मात्रा के बारे में ध्यान दिया जाता है। उसके पानी की गुणता के बारे में तो कहीं गिनती आती नहीं। उसके गुणता की जिक्र तब आता है जबकि पानी बहुत गंदा हो चुका होता है, और फिर ये है कि इसमें और गंदगी ना आए, जो है वो कैसे साफ रहे। अब दिल्ली का उदाहरण लीजिए।
अगर वजीराबाद पर जमुना में आ रहा पूरा बहाव रोक दिया जाए, जी, रोक दिया जाता है आजकल, रोक दिया जाए तो उसके नीचे क्या बहेगा? सिर्फ दिल्ली के नाले। तो फिर वो नदी तो रही नहीं ना। नदी तो तब रहे जबकि नदी को नदी की तरह बहने दिया जाए। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात जो हिमांशु जी कह रहे थे, नदी बहुत तरह के सर्विसेज देती है। तो इस तरह की सर्विसेज ऐसी हैं जैसे कि कोई जिंदा व्यक्ति बहुत तरह की सर्विसेज देता है। तो नदी को एक जीवित व्यक्ति मानकर चलना उचित होगा। हम लोग माता अवश्य कहते हैं, गंगा मैया ये सब कहते हैं, ये लोग कहते हैं। तो सरकार या ज़्यादातर से छेड़छाड़ सरकार करती या म्यूनिसिपैलिटीज़ करती हैं, वो भी एक तरह की सरकार ही है। तो वो लोग जो छेड़छाड़ करते हैं उनमें उनका मैया का कोई भाव नहीं होता जी, सिर्फ पानी की बात होती है। मिस्टर अय्यर, आप क्या एग्री करते हैं मिस्टर हिमांशु ठक्कर जो कह रहे हैं कि नदियों से जुड़ी हुई कोई पॉलिसी ही सरकार के पास नहीं है? I entirely agree. In fact, whatever needs to be said on the subject has been said in summary form by Himanshu. The 2 points you raised at the beginning, one is there is all this dispute between states on river water sharing. On the other hand, rivers are dying and nobody is bothered about. These are interrelated because in both cases the outcome is the result of the way we look at rivers. You look at river just as a channel carrying water. A river does 100 things. It supports life, drinking water, agriculture. It supports aquatic life, birds, fish and so on. It supports vegetation. It transports sediment, it transports nutrients. It creates a delta and protects the estuary and protects seawater from coming in. It performs 100 things. It influences the microclimate. It recharges groundwater. We forget all this. This is the totality. You know, the river plays a very vital part on planet Earth. We forget this completely. We just think of it as what needs to be done. क्या करने की ज़रूरत है आपकी नज़र में? किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए नदियों को लेकर? क्योंकि मैं अभी देख रहा था कि जो वाटर पॉलिसी है उसमें ज़रूर एक जिक्र किया गया है जो सरकार ने तैयार की है, उसमें बाकायदा नोटिस की गई है ये बात कि नदियों को लेकर एक पॉलिसी होनी चाहिए। हालांकि बहुत डिटेल में ये बात नहीं कही गई है, बट कुछ सजेशंस आप देना चाहेंगे कि क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए? You do need 2 things. You need a national water policy. You also need separately a river. Of course, you can say river will be included in the water policy, yes. But it needs to be spelt out a little more in a national river. Rajendra Singh has drafted some kind of a national river policy. I had drafted the alternative national water policy. The government has set up a committee and they eventually arrived at a national water policy of their own, which is now being processed. Eventually it will be approved and it will become the official water policy. 2012. In some ways it is an improvement on the last 2002 policy, but not enough. It still does not have the sort of holistic, comprehensive vision that is required. And unfortunately there is a conflict between that sort of view and the kind of utilitarian, engineering, economic view that prevails. What has been prevailing for the last 150 years is a combination of an economic view and an engineering view. It started with engineering, then economics came in. They both have a reductionist effect. They reduce the dimensions of the river to 1 or 2. Now that is the whole problem. And on the one hand, we want the water. Why do disputes arise? Because state A and state B together, if you add up their demand, that is more than the water there is in the river. Now where will you get it from? That is how this is competitive, unsustainable demand. जी, हिमांशु ठक्कर, क्या क्योंकि जल जो है वो राज्यों का विषय है, उनमें आपस में पूरी कोशिश होती है कि कई बार उसको बहुत इमोशनल इशू बना दिया जाता है, उससे पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश होती है अलग अलग राज्यों में, और इसीलिए शायद नदियों को बचाने से ज़्यादा प्राथमिकता हो जाती है कि जो किसके हिस्से में कितना पानी आ सकता है, उस पर लड़ाई लड़ी जाती है। तो और शायद यही कारण है कि कोई राष्ट्रीय जल नीति उस तरह से अगर कोई बनती भी है तो कामयाब नहीं होती है, या इसके कुछ और कारण हैं? नहीं, इसके और भी कई कारण हैं।
एक्चुअली हमारा जो वाटर रिसोर्स एस्टेब्लिशमेंट है, उनका जो माइंड सेट है, जो अय्यर साहब ने कहा, वो है कि नदी एक पानी का स्रोत है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पानी लिया जाए। और ये माना जाता है कि जो पानी समुद्र में जाता है वो वेस्ट है जी। तो ये एक माइंड सेट है। यानी इनका मतलब है कि नदी को बहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि नदी बहेगी तो पानी समुद्र में जाएगा ना जी। तो उनके हिसाब से नदी को बहने का अधिकार नहीं है। उनके हिसाब से नदी सिर्फ पानी को एक्सप्लॉइट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है जी। तो ये माइंड से वाटर रिसोर्स एस्टेब्लिशमेंट का है। आपकी नजर में क्या किए जाने की जरूरत है? क्या ऐसे कदम हैं कि जो जल नीति में शामिल होने चाहिए, जो सरकार कर सकती है, केंद्र सरकार कर सकती है या राज्य सरकार कर सकती है, लेकिन नहीं किया जा रहा है? हमें लगता है सबसे पहले नीति से ज्यादा हमें कायदा चाहिए, क्योंकि नीति तो लिखा जाता है, उसका कोई फोर्स नहीं है, मैंडेटरी नहीं होती है। तो हमें एक कायदा चाहिए कि देश में जो पेरेनियल नदी है, सीपीसीबी ने एक अध्ययन किया था, उनके हिसाब से 45,000 किलोमीटर लेंथ की नदी, पेरेनियल नदी यानी 12 मास बहने वाली नदी हमारे देश में है जी। उस जितनी पेरेनियल नदी है उसको मार्क किया जाए, उसका फ्लड प्लेन मार्क किया जाए और एक कायदा हो जाए कि ये नदी को बहने का अधिकार है। जैसे त्यागी साहब ने कहा कि उसको एक जिंदा चीज माना जाए और उसको बहने का अधिकार दिया जाए। और फ्रेश वाटर, जैसे दिल्ली में यमुना बहती है लेकिन वो पानी नहीं है, तो साफ पानी बहने का अधिकार नदी के पास होना चाहिए। दूसरा, जब भी एक हमारे पास कोई प्रोजेक्ट लेते हैं नदी का पानी का उपयोग करने को या पोल्यूशन के लिए, तो उसके लिए हमें फिर ऐसा कायदा चाहिए, उसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होती है, ये सब में नदी का जो सर्विसेज है वो सर्विसेज का इवैल्यूएशन होना चाहिए। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में ये क्लियर होना चाहिए कि नदी को अलग अलग सीजन में कितना पानी चाहिए, उसका प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए और उसके हिसाब से पानी छोड़ा जाना चाहिए। उसके बाद जो पानी बचे उसका उपयोग का प्रावधान हो सकता है। तीसरी बात, जो पॉल्यूशन है, 1974 से हमारे साथ वाटर पॉल्यूशन एक्ट बना, तब से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, सीपीसीबी और एसपीसीबीज और ये सब, लेकिन हमारे देश में एक उदाहरण नहीं है जिसमें ये पॉल्यूशन कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट ने एक नदी को साफ करके दिखाया हो। ये इसलिए है क्योंकि जो लोग ये इसको करता धरता है, इसमें जो अधिकारी है, जो पॉलिटिशियंस है, मिनिस्टर्स है, इनको नदी को साफ होने न देने से कोई लेना देना नहीं है। और जिनको नदी को साफ होने के लिए, जिनका जिंदगी निर्भर है, जिनकी आजीविका निर्भर है, उनका ये सब में कोई रोल नहीं है, तो पूरा समाज में। इसलिए दूसरी तीसरी बात कि समाज की भागीदारी नदी के प्रबंधन में कैसे एक बॉटम अप तरीके से हो। और हमारे देश में जहां नदी बची है वहां वहीं बची है जहां लोगों ने अपने हाथ में काम लिया हो। तो नदी को लोगों को अधिकार देने की जरूरत है और वो ग्राम सभा से लेके फेडरेशन लेवल पे एक लीगल इंस्टीट्यूशनल सेटअप बनाना पड़ेगा। तो हमें पूरा जो वाटर पॉलिसी नहीं, लेकिन पूरा जो तंत्र है उसमें बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। पारितोष त्यागी जी, हिमांशु ठक्कर जी भी एक बार फिर वही बात कह रहे हैं कि जो मैंने पहले भी कहा, मैं इस चर्चा को गंगा एक्शन प्लान तक या यमुना के सफाई अभियान तक सीमित नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन उसके बावजूद आप केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन रहे, आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि आखिर क्या कारण है, क्योंकि प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण है। जो बड़ी नदियां हैं, कम से कम जो महानगरों के आसपास से गुजरती हैं, चाहे गंगा की बात करें, यमुना की बात करें, साबरमती की बात करें, दूसरी नदियों की बात करें, क्या कारण है कि जो प्रदूषण के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको लागू करना, उनको प्रदूषण मुक्त करने में कामयाबी नहीं मिल पाई है अभी तक? जवाब देने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड में नहीं था, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में, माफ कीजिएगा जी, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, मैं इस पे इसलिए आना चाहता हूं कि चूंकि इसका नाम नियंत्रण बोर्ड था, इसलिए इसका सारा कार्यकलाप नियंत्रण से ही संबंधित था। ये एक बड़ी भारी कमी है कि ये बोर्ड रेगुलेटरी बॉडी है। ये बोर्ड और स्टेट बोर्ड रेगुलेटरी बॉडी, डेवलपमेंट बॉडीज नहीं है। ये चीज ध्यान देने लायक है। दूसरा, जब ये माइंडसेट की बात कर रहे थे हिमांशु जी, तो मुझे एक दूसरा माइंडसेट याद आ रहा था। वो माइंडसेट इंजीनियर्स का है कि हम लोगों का चूंकि 4 महीने बारिश होती है, 12 महीने पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए पानी तो इकट्ठा करना है, कहीं ना कहीं स्टोर करना है। मगर कहाँ स्टोर करना है इसके बारे में तय है कि नदी में बांध बनाओ और नदी के वैली में ही इकट्ठा कर लो। ये बिल्कुल गलत माइंडसेट है और बड़ा संकुचित माइंडसेट है, क्योंकि इकट्ठा करने की सबसे पहली जगह तो अंडरग्राउंड है, जिसे कि हम खाली करते चले गए हैं। और 1-2 साल की बारिश अगर पूरी भी जमीन में समा दी जाए तो भी हम उस जगह तक नहीं पहुंचेंगे जहां तक कि इसका पानी का लेवल रहता था। तो इतना बड़ा स्टोरेज जहां अवेलेबल हो
और हमें एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो ये स्टोरेज जब अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करा जाए, बजाय इसका स्टोरेज कहीं और बनाया जाए। दूसरा, स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है हाइड्रो पावर के लिए। जी, हाइड्रो पावर के लिए जब ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, पानी हो और उसकी ऊंचाई हो। उस ऊंचाई से जब वो नीचे लाएंगे तो उससे बिजली बना सकते हैं, क्योंकि उसी में एनर्जी है, उसकी ऊंचाई और पानी की मात्रा में। इसमें भी मुझे ये कहना है कि अगर पहाड़ के बनावट आप देखें और ध्यान से देखें तो नदी की अपनी एक वैली के अलावा न जाने कितनी वैलीज जिनमें पानी बहता भी नहीं है, गॉर्जेस की तरह से नदी में आकर मिलती रहती है। वहाँ स्टोरेज किया जा सकता है। इसके अलावा कई जगह बनावट पहाड़ में ऐसी होती है कि बाउल की शक्ल होती है, उस बाउल में भी पानी इकट्ठा किया जा सकता है। ये बात ज़रूर है कि बाउल्स में आबादी होगी और चीज़ें होंगी, और मगर गॉर्जेस में तो शायद वो आबादी भी नहीं होगी। फिर जितने नेचुरल फॉल्स हैं उन सब फॉल्स के ऊपर बिजली बन सकती है। तो ये जो एक माइंडसेट है कि पानी को स्टोर किया जाएगा नदी की वैली में, इससे हमें मुक्ति। ये माइंडसेट हो गया त्यागी जी, लेकिन मैं आपसे जो पूछने की कोशिश कर रहा था कि जो पानी पहाड़ से आ गया नीचे बह के, जो नदी के तौर पे बह रहा है पूरे देश में, उसमें जो नदी में जो नाले गिरते हैं, जो प्रदूषण की बात होती है, गंगा के बारे में ये कहा जाता है कि उसका लंबा एक स्ट्रेच है जिसमें आप नहाएंगे तो उससे भी नुकसान हो सकता है आपके स्किन को। उस प्रदूषण को क्यों नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं हम, और क्या कैसे किया जा सकता है, क्या कहाँ पे वो कमी है? सबसे पहले तो ये कि जब ये मानक निर्धारित करे गए थे तो एक मोटा असम्पशन था कि जितना गंदा पानी होगा उसे पहले ट्रीट किया जाएगा और ट्रीट करने के बाद नदी में छोड़ा जाएगा, और नदी में जिस मात्रा में पानी उसमें डाला जाएगा उससे 10 गुना पानी अवेलेबल होगा। जी, यहाँ दिल्ली में अगर देखा जाए तो इसका उल्टा है। वजीराबाद बैराज में पूरी कोशिश है कि ज़रा भी पानी नीचे ना आए, फिर भी लीकेज वगैरह से जो आ जाता है वो जो गंदा पानी नदी में आके गिरता है उसका 1/10 हिस्सा है बजाय दुगने के। तो 100 गुने का फर्क हो गया ना, बजाय 10 गुना होने के ये 1/10 होना। तो एक तो ये ज़रूरी है कि नदियों को अगर गंदे पानी का, ट्रीटेड गंदे पानी का रिसेप्टिकल बनाना है तो उसमें बहाव होना ज़रूरी है। फिर ये मान के चलना चाहिए कि एसिमिलेट करने के लिए भी नदी में पानी की ज़रूरत है, इसकी कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं की जाती। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग जिन जिन आदतों में पड़ते जा रहे हैं, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, इनके बारे में कुछ इनके रोकथाम हो। एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट आपको बेहतर बता सकते हैं कि इनको घटाने के बाद भी पैदावार इतनी कम नहीं हो जाती। जी त्यागी जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि देश की नदियों को कैसे बचाया जाए। मिस्टर अय्यर, अभी आपने हिमांशु ठक्कर को सुना, उन्होंने कहा कि जब तक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक नदियों को बचाना बहुत मुश्किल काम है। और जो वाटर पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है सरकार का, वो भी ये कहता है कि एक साइंटिफिक तरीके से रेगुलेटेड प्रोग्राम चलाया जाए जिसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हो नदियों को बचाने के लिए। गवर्नमेंट के लेवल पे ये बातें कही जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त बहुत दिक्कतें होती हैं। जो हिमांशु ठक्कर साहब कह रहे हैं कि अगर आप डैम बनाएंगे, अब सवाल ये बिजली की ज़रूरत है, और भी जो त्यागी जी भी कई बातें कह रहे थे, उन्होंने और कई वैकल्पिक रास्ते बताए, लेकिन सरकार जो पॉलिसी बनाती है कहती है कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। क्या आप उस एस्टेब्लिशमेंट में रहे हैं, आपने बहुत करीब से देखा है, चलाया है, क्या वजह है कि ये पॉलिसीज़ ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं? They pay lip service to community participation. In fact, when the 2002 policy was announced, the Prime Minister in his speech, Atal Bihari Vajpayee, his speech said two things. One is that wherever possible, water harvesting, rainwater harvesting should be done throughout the country. The second thing was
that the community is the custodian of water resources. But if you look at the 2002 policy, neither of these statements is there. What he said and what the policy said were two different things. So the government's lip service to community participation doesn't really operate in practice. There is a statutory requirement of a public hearing on projects. Some kind of a formal hearing is held, but it is really a farce. It's an eyewash. But going back to this question of saving rivers, which you were raising, as was pointed out by both of them, see that there are 2 or 3 things we need to do. The whole difficulty is that we are looking at it in the wrong way. We are looking at it essentially in what we might call a utilitarian or instrumental way. How much water we can get out of this. Then we are not bothered about the condition of the river. And then we dump everything into it. We think it's a drain. Now, these are 2 or 3 things which we need to change. Number one, a river must flow. If it doesn't flow, it's not a river. What we do is stop it, divert it, do everything to kill it. And that is, therefore there is, as was pointed out, what flows in the Jamna is not water, it is sewage. So first a river must flow. Secondly, a river needs space to spread. A flood comes every 4 or 5 years. We go and occupy the floodplains. There is no place for the water to go. It creates damage. So encroachment is another that is a major problem. We build huge colonies on the riverbeds. First, the Akshardham complex came on the Yamuna riverbed. Then, in order to protect it, a band was created. So beyond that, they said this is no longer a floodplain. It is not the bed of the river. So the metro stockyard and depot came. Then came the Commonwealth village. So, we keep occupying the space which the river requires. Thirdly, and far worse, we mine sand from the riverbed. See, a river is not just the water. It is the water, it is the bed, it is the banks, it is the catchment area, it's the whole thing. Now, if you keep taking the sand away from the riverbed, you are destroying the river. We do everything possible to kill a river, and then we set up a National River Conservation Authority to protect rivers, save rivers. It's not only Yamuna and Ganga. Many other rivers are in a similar state. You would be surprised to know that I have been, for the last 1 year, I have been holding a program in the India International Center called Living Rivers, Dying Rivers. In fact, Himanshu also spoke in that series. It was extremely difficult. I kept telling the speakers, give 1 or 2 examples of living rivers. Everybody spoke about dying rivers. There were very few living rivers. So one or two was mentioned. Shastri River in Maharashtra and Tamraparni in Tamil Nadu was mentioned. They are also under threat. They won't be living rivers 10 years. मिस्टर अय्यर, मैं हिमांशु ठक्कर, क्योंकि प्रोग्राम का समय खत्म हो रहा है, हिमांशु जी जो बात मिस्टर अय्यर कह रहे हैं कि बहुत सारी नदियों पे लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 44 से ज़्यादा नदियां जो हैं वो सौराष्ट्र के इलाके में ही इस खतरे से जूझ रही हैं कि वो कब लुप्त हो जाएं। ज़ाहिर बड़ा ख़तरा है और उसमें एनक्रोचमेंट है, माइनिंग है, पोल्यूशन है, कई कारण हम लोगों ने गिनवाए हैं। आपकी नज़र में संक्षेप में आप क्या यहाँ इस मंच से कहना चाहेंगे कि जो सबसे प्राथमिकता पे 2 या 3 बातें जो बहुत बेहद ज़रूरी हैं, तुरंत जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें जो ये तय करना चाहिए कि नदी का ये जो बांध बनाना ज़रूरी नहीं है नदी का पानी का उपयोग करने के लिए या पानी के उपयोग के लिए। पिछले 20 साल हमारे देश में 5100 बड़े बांध है जी, उसमें से 95% बड़े बांध सिंचाई के लिए बने हैं, 95%। पिछले 20 साल में इरिगेशन फ्रॉम मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स 17.7 मिलियन हेक्टेयर था 91-92 में। उसके बाद नेट इरिगेटेड एरिया 1 हेक्टेयर नहीं बढ़ा है। इस दरमियान हमने 400 बड़े बांध बना दिए। ये जो महाराष्ट्र में इरिगेशन स्कीम अभी जो बढ़ा हुआ है, 10 साल में 75,000 करोड़ वहां खर्च हुए हैं, 0.1% इरिगेशन नहीं बढ़ा है। मैं कह रहा हूं, हम लोग कई साल से कह रहे हैं, देश में पिछले 20 साल में 1 हेक्टेयर नेट इरिगेशन एरिया नहीं बढ़ा है और इस पीरियड में हमने 4 लाख करोड़ बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे खर्च किए हैं। जहां तक बिजली की बात है, आपने कहा बिजली के लिए चाहिए, हमारे देश में 40,000 मेगावाट ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी है। उसमें से एक भी प्रोजेक्ट हमने पता किया, पूरा आरटीआई और सीईए के पूरे फिगर्स लेके, कि ये प्रोजेक्ट्स को कितनी बिजली बनानी थी और कितनी बना रहे हैं।
जी। We found that 89% of the project don't generate at the design capacity और 50% of the project don't design even at the 50% capacity. और पिछले 20 साल में every megawatt of installed capacity generation has gone down by 20%. यानी we are putting lot of installed capacities which is not generating power. पारितोष त्यागी जी, जरूरत है सस्टेनेबल तरीके से करना है, तो पानी का उपयोग करने के और तरीके हैं. एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को ठीक करिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स. पारितोष त्यागी जी, एक मिनट में आप संक्षेप में बताइए कि नदियों का जो अस्तित्व बचाना है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी नज़र में जो करने की ज़रूरत है. सबसे महत्वपूर्ण समस्या जिसका कि समाधान मेरे पास नहीं है वो ये है कि जहाँ कहीं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए गंगा एक्शन प्लान या किसी और प्लान के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह बना भी दिए गए हैं, वो चलाए नहीं जाते. जी, तो आपकी नज़र में उनको काम करने की ज़रूरत है, उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है. कोई इसका प्राविधान होना चाहिए कि जैसे हम किसी इंडस्ट्री को मजबूर कर देते हैं कि आपको ये करना होगा, इस तरह हम म्युनिसिपल बोर्ड्स को भी मजबूर कर सकें. ये जरूरी पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट में उसके लिए प्रावधान है. जी, पारितोष त्यागी जी, हिमांशु ठक्कर जी एंड मिस्टर अय्यर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए. तो कुल मिलाकर हमारे मेहमान ये मानते हैं कि नदियों पर विलुप्त होने का जो खतरा है वो बिल्कुल जेन्युइन है, वो सच्चा है और उस पर तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत है. और उसके लिए एक ना सिर्फ समग्र जल नीति की ज़रूरत है, बल्कि जो तमाम कम्युनिटी कह लीजिए, उसको सरकार कह लीजिए या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस कह लीजिए, सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा. और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पूरी चर्चा में निकल कर आती है कि अगर नदियों को बचाना है तो उसके बहाव को बनाए रखना होगा. इसी टिप्पणी के साथ देश देशांतर को आज यहीं विराम देते हैं. कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए. नमस्कार.